Assalamualaikum viewers. In the previous topic, we will study about the excretory system of human, and in excretory system we study about kidney, its structure, and urinary system, and the most important unit and the structure of kidney is nephron. Today we study about the excretory functions of nephron. नेफ्रॉन मैंने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को बताया था कि जो नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। अब इस लेक्चर में पढ़ते हैं कि आपके पास जो नेफ्रॉन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। अब जो किडनी होती है, जो ह्यूमन किडनी है, वो वेराइटीज़ ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। बट बेसिकली ये जो फंक्शंस होते हैं वो किडनी परफॉर्म नहीं कर रही होती है, उसके अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है, जो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ठीक है, बेसिकली सारे फंक्शन नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा होता है। अब जो नेफ्रॉन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है लाइक ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है ये भी नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा होता है। और जो बॉडी से जो वेस्ट रिमूव हो रहता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये भी नेफ्रॉन का फंक्शन है। Today we will study about the formation of urine. आज हम पढ़ेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन 3 प्रोसेसेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंडली सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ वी स्टडी डिटेल अबाउट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम से लग रहा है कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, बट फिल्ट्रेशन कैसे होगी? थ्रू प्रेशर। प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर के एक्सर्ट होने से जो फिल्ट्रेशन होगी, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है थ्रू प्रेशर होती है, प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या है। अब ये जो येलो पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है? ये बोमेंस कैप्सूल है, जो इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था। जो बोमेंस कैप्सूल होती है उसकी शेप होती है कप शेप। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये है बोमेंस कैप्सूल, एंड इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, like these blood capillaries are present. These blood capillaries are called glomerulus. ये जो blood capillaries हैं जो बोमेंस कैप्सूल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं ग्लोमरस, ठीक है। अब ये जो ग्लोमरस होता है इसके अंदर 2 टाइप की आर्ट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं। एक है एफेरेंट आर्ट्रियोल्स एंड एक एफरेंट आर्ट्रियोल्स। इन प्रीवियस लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये ब्लड जो ग्लोमरस के अंदर ब्लड इंटर होता है वो थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से ब्लड इंटर होता है। एंड जो एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, जितना भी वेस्ट होता है, जो ब्लड होता है, जो ग्लोमरस से रिमूव होता है थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड रिमूव होता है। अब 2 टाइप के आर्ट्रियोल्स हैं। एफरेंट से इंटर होगा, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इससे जो भी वेस्ट होता है, जो ब्लड होता है, वो आउटसाइड द ग्लोमरस रिमूव होता है। बट इन दोनों के डायामीटर में, ठीक है, इन दोनों के डायामीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायामीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल। अब एफरेंट आर्ट्रियोल का जब डायामीटर कम है, जब डायामीटर कम होता है तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब इसका डायामीटर कम होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है, जो हाई प्रेशर है, ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके अंदर? ग्लोमरस के अंदर। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो अबाउट 20% जो प्लाज्मा है वो क्या हो जाएगा? वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में ग्लोमरस से बोमेंस कैप्सूल में इंटर हो जाएगा। अब वो ग्लोमरस से बोमेंस में इसलिए इंटर होगा क्योंकि ये जो ग्लोमरस होता है इसकी जो वॉल होती है वो पोरस होती है, इसके अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर स्मॉल पोर्स
ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसकी वॉल पोरस होने की वजह से जब ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है तो इन पोर्स से जितना भी फिल्ट्रेट है वो सारा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है जो ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इंटर होता है थ्रू ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अब ये जो ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, अब ये जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, आयंस, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सम हार्मोन्स एंड वाटर। अब ये जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। So move toward the second step of excretory function of nephron is selective reabsorption. In ultrafiltration देखा था जो वेस्ट था, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लोमेरुलस है उसकी वॉल पोरस होने की वजह से सारा जो फिल्ट्रेट है वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाता है। अब वो जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट इंटर होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है पर मिनट 125 ml प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पर डे 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 180 लीटर पर डे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। बट ये जो 125 ml फिल्ट्रेट है ये सारा फ्रॉम द बॉडी रिलीज नहीं होता, 124 ml रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जस्ट 1% बॉडी से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। जितनी भी यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं लाइक प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये दोबारा बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और इनके एब्जॉर्बशन की वजह से बॉडी के अंदर जिनका लेवल हार्मोन्स का, वाटर का, ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो जाता है तो वो दोबारा से एवरेज पोजीशन में आ जाता है। अब जितना भी वेस्ट था, ठीक है, अब ग्लोमेरुलस से वो इंटर हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इसलिए इंटर होता है क्योंकि ये वॉल पोरस होती है, पोरस होने की वजह से जो फिल्ट्रेट है वो सारा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाता है। अब यहाँ तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो 80% जो फिल्ट्रेट था, ठीक है, जो फिल्ट्रेट था बोमेन्स से ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में आ गए, वो यहाँ से पास होके जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आता है यहाँ 80% वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लाइक अब उस फिल्ट्रेट में आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, वाटर आता है, सोडियम क्लोराइड आता है। 80% वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर वो जो फिल्ट्रेट है 80% यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब जो 80% रीअब्सॉर्ब हो गया, जो 20% है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम ये अब डिसेंडिंग लिम्ब से गुजर के वो किस में आ जाता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इन प्रीवियस लेक्चर मैंने फुल टॉपिक आपको बताया था, ये यू शेप का होता है, ठीक है, जो रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। अब ये जो असेंडिंग लिम्स होती हैं, ये जो अपवर्ड जा रही हैं, ये असेंडिंग लिम्स होती हैं। ये जो असेंडिंग लिम्स होते हैं ये इम्परमिएबल टू वाटर हैं, ये ज़्यादा वाटर को और जितने भी सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम है, जो आयंस हैं उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। अब वो एब्जॉर्ब इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इन लिम्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो डाइल्यूट होता है, ठीक है, और जो प्लाज्मा है वो कंसनट्रेटेड है। अब इन दोनों के डिफरेंस होने की वजह से ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। बट जो डिसेंडिंग लिम्स होती हैं, अब ये जो डिसेंडिंग लिम्स होती हैं जो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही हैं, ये डिसेंडिंग लिम्स हैं, ये परमिएबल टू वाटर हैं, ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जितना भी वाटर होता है, सल्यूट होता है, वो यहाँ पे भी जो डिसेंडिंग लिम्स होती हैं इनके अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड देन वो जब लूप ऑफ हेनले में जाता है, इसकी यू शेप होने की वजह से ये इसका ज़्यादा एरिया होता है और ये ज़्यादा वाटर को और जितने भी विटामिन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको
रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ये ब्लड के पीएच को कंट्रोल करती हैं। बेसिकली ब्लड का पीएच होता है 7.3 टू 7.4 ब्लड का पीएच होता है। ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। इट्स मीन जो ब्लड पीएच है वो स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। अब ये ब्लड की पीएच को कैसे कंट्रोल करेगी? अब ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करती है। जब ये हाइड्रोजन आयन इस फिल्ट्रेट के अंदर जाते हैं, उसके साथ जब बाइंड कर जाते हैं तो ब्लड का जो पीएच होता है वो कंट्रोल हो जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो फिल्ट्रेट है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता है, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये लास्ट पार्ट होता है। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो इम्परमिएबल इन नेचर है। अब मैंने एडीएच की बात की थी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की बात की थी, ठीक है। जो एडीएच होते हैं, जो बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो एडीएच रिलीज होते हैं, ठीक है। जब एडीएच रिलीज होते हैं तो वो जो वाटर होते हैं, ठीक है, उस यहाँ पे जितना भी वाटर होता है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और जो यूरिन होगा वो किस फॉर्म में होता है? कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। इसी तरह जब वाटर की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जितना भी वाटर है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट होता है और ये दोबारा से यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है और दोबारा बैकवर्ड मूवमेंट कर लेता है। और इसके बाद जो यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता है, जो यूरिन की प्रोडक्शन होगी वो यूरिन कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। और कंसनट्रेटेड यूरिन उस यूरिन को कहते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है। नाउ आई रिकैप्चुलेट दिस। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जितना भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब होगा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएगा। लूप ऑफ हेनले में जितना भी वाटर है, प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, उनकी रीअब्सॉर्प्शन होगी। जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाएगा वो ब्लड पीएच को कंट्रोल करता है। ब्लड पीएच 7.3 टू 7.4 होता है, तो ये ब्लड पीएच को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। जो लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट इम्परमिएबल होता है। ये जब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एडीएच की सिक्रीशन करता है, और जब वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है तो एडीएच की सिक्रीशन को स्टॉप करने में हेल्प आउट करता है। द थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में जितना भी फिल्ट्रेट है उसने स्क्रीट आउट होना है। अब जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज उन कैपिलरीज को कहते हैं जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स डिवाइड होता है इनटू स्मॉल कैपिलरीज, उन कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये सारा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। अब जितना भी सिक्रीशन है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से पास आउट होके ट्यूबुलर ल्यूमेन में जाएगा। अब ये ट्यूबुलर जो सिक्रीशन है, ठीक है, काज मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये ट्यूबुलर सिक्रीशन काज करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जब मूवमेंट करते हैं उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। जो सब्सटेंसेस हैं जो इन ट्यूब से सिक्रीशन होती है उनको कहते हैं हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन एंड ऑर्गेनिक आयन। अब जो ड्रग्स होती हैं वो भी इन ट्यूबुलर सिक्रीशन से स्क्रीट आउट होती हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है ये एसिड बेस बैलेंस में इम्पॉर्टेंट होती है। एसिड बेस बैलेंस कहते हैं कि जो बॉडी के अंदर होते हैं कुछ एसिडिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ बेसिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जब एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स बॉडी के अंदर एवरेज अमाउंट में होते हैं तो बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करती है। अब इसके प्रॉपर्ली परफॉर्म करने में किडनी एंड लंग्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किडनी एंड लंग्स बॉडी के अंदर जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं और जो बेसिक कंपाउंड्स हैं उनको एवरेज अमाउंट में लेके आते हैं। आज का लेक्चर यूरिन फॉर्मेशन पे था।
और यूरिन फॉर्मेशन में जो नेफ्रॉन होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेफ्रॉन के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं, वो ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प आउट करता है एंड बॉडी से जो वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सपेल आउट करता है। बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स थे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में 2 टाइप की आर्टरीज होती हैं, एक एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं और दूसरे एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं, जितना भी ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर करते हैं, और एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस से लीव आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। अब जो बोमेन्स कैप्सूल होती है, ठीक है, वो कप शेप की होती है। जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं वो किडनी से वो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लीव करने में हेल्प आउट करते हैं। अब जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, एंड बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब जो ग्लोमेरुलस होता है वो पोरस इन शेप होता है, वो पोरस होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं। जब प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं वो उसका जो डायमीटर होता है एज़ कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल्स कम होता है। तो जब ब्लड लीव होता है तो उसका डायमीटर कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। जब ब्लड प्रेशर डेवलप होता है तो इन पोर्स से जो फिल्ट्रेट होता है वो सारा इधर इंटर हो जाएगा, ठीक है, वो सारा बोमेन्स कैप्सूल में इंटर हो जाएगा। जब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इंटर होगा, ये अब फर्स्ट पार्ट जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कंप्लीट हो गया है। अब यही फिल्ट्रेट सेकंड स्टेप में आ जाएगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके जो वाइटामिन हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वाटर है, हार्मोन्स हैं, वो सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो फिल्ट्रेट बच जाता है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता है। ये जो फर्स्ट है वो डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्स है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्स में जो वाटर है रीअब्जॉर्ब होता है और नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता है। लूप ऑफ हेनले जो यू शेप का है, इसके अंदर भी जो वाटर होता है, साल्ट होता है, वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है एंड देन नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है तो यहाँ पे ब्लड पीएच कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। बेसिकली ब्लड का पीएच 7.3 to 7.4 होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो ब्लड है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाके वो मेंटेन करता है और नेक्स्ट पार्ट की तरफ फिल्ट्रेट को ट्रांसफ़र करता है, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में अगर बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी है तो यहाँ से वाटर एंड सॉल्यूट दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अगर बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं है, जो सॉल्यूट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये एज अ वेस्ट रीनल पेल्विस में आएगा और रीनल पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिन ब्लैडर में जाएगा एंड यूरेथ्रा में जाके आउटसाइड द बॉडी एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। सो नॉब होता है और नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता है। लूप ऑफ हेनले जो यू शेप का है, इसके अंदर भी जो वाटर होता है, साल्ट होता है, वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है एंड देन नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है तो यहाँ पे ब्लड पीएच कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। बेसिकली ब्लड का पीएच 7.3 to 7.4 होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो ब्लड है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाके वो मेंटेन करता है और नेक्स्ट पार्ट की तरफ फिल्ट्रेट को ट्रांसफ़र करता है, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में अगर बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी है तो यहाँ से वाटर एंड सॉल्यूट दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अगर बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं है, जो सॉल्यूट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये एज अ वेस्ट रीनल पेल्विस में आएगा और रीनल पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिन ब्लैडर में जाएगा एंड यूरेथ्रा में जाके आउटसाइड द बॉडी एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ किडनी एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, के किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करती है। बेसिकली इसके 2 रीजंस हैं। वाटर जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में हो और जब बॉडी के अंदर वाटर लेस अमाउंट में हो, ठीक है। जब बॉडी के अंदर जो वाटर है वो लेस अमाउंट में है, लो है, तो तब जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन
का जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको मैसेज सेंड करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज कन्वे होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच की सिक्रीशन करती है। ठीक है, जब एडीएच की सिक्रीशन होगी तो जो किडनी है वो लार्ज अमाउंट में जो वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब करेगी और जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन में जो वाटर है उसकी अमाउंट कम होती है। इसी तरह जब बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, जब ज़्यादा होगी तो ब्रेन क्या करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है, कि बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में है। तो तब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एडीएच की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगी। जब सिक्रीशन स्टॉप होगी तो किडनी जो है वो लेस अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी। जब लेस अमाउंट में वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो जो यूरिन की सिक्रीशन होगी वो डायलेटेड यूरिन होगी। डायलेटेड यूरिन उस यूरिन को कहते हैं जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। तो जब बॉडी के अंदर वाटर लो अमाउंट में होगा तो तब ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को एडीएच की सिक्रीशन के लिए कहेगा और जो किडनी है वो जो वाटर है वो मोर अमाउंट में रीअब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, तो जो यूरिन सिक्रीट होगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा और जब बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो तब ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को एडीएच की सिक्रीशन स्टॉप के लिए मैसेज कन्वे करेगा। तो जो किडनी है वो लेस अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी और डायलेटेड यूरिन की सिक्रीशन होगी और डायलेटेड यूरिन में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है।